हेलो एवरीवन। तो आज अपना जो है नया टॉपिक स्टार्ट है वो है पोरीफेरा। ठीक है, अब से पहले अपन ने जो है अपने जूलॉजी के अंदर फर्स्ट टॉपिक प्रोटोजोआ को कंप्लीट कर लिया था और प्रोटोजोआ के जो है कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी अपन ने कर लिए थे। आज की क्लास जो है अपनी पोरीफेरा के ऊपर है और पोरीफेरा के बारे में बेसिक डिस्कशन अपन करेंगे सबसे पहले, फिर धीरे धीरे अपन जो है आगे इसके अंदर बढ़ेंगे। तो अपन को पहले तो मैं आपको बता दूं कि पोरीफेरा के अंदर अपन को पढ़ना क्या क्या है, जो कि आपके बीएससी फर्स्ट ईयर के लेवल का है। तो सबसे पहले अपन को इसका क्लासिफिकेशन जो है देखना है और फिर अपन इसके क्लासिफिकेशन के बाद में इसके जो है लक्षण, जो कैरेक्टर्स हैं वो अपन को देखने हैं। उसके बाद में अपन को जो है पोरीफेरा के अंदर एक लक्षण के बाद लाभदायक महत्व इसके, ठीक है, लाभदायक महत्व देखेंगे और फिर इसके हानिकारक प्रभाव जो हैं उनके बारे में अपन देखेंगे। ठीक है, ये अपन को डिस्कस इसके अंदर करना है। पहला पोरीफेरा के बारे में जो क्लासिफिकेशन है और इसके कैरेक्टर्स हैं और इसके बेनिफिट्स हैं और इसके जो है लॉस हानिकारक हैं उनके बारे में अपन को अध्ययन करना है। और बीएससी फर्स्ट ईयर में सिर्फ ये 4 चीज़ों का आपको पता होना चाहिए विस्तार से, तो पोरीफेरा से कोई भी क्वेश्चन बनता है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर आपके जो है टाइम की थोड़ी बचत होगी, इस वजह से यहाँ पर लिखा है मेन कैरेक्टर्स, अर्थात इसके मुख्य लक्षण पोरीफेरा के, जो अपन यहाँ से डिस्कस करेंगे एक एक के बारे में। ठीक है, और उससे पहले अपन जो है पोरीफेरा की नॉर्मल परिभाषा देखें तो इसका देखें कि इसकी जो है इसका नाम पोरीफेरा किसने दिया और ये क्या होते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में बेसिक थोड़ा सा अपन देखेंगे, बाकी जो लक्षण हैं उनके अंदर देख लेंगे। तो देखिए यहाँ पर पोरीफेरा का जो है शाब्दिक अर्थ क्या होता है ये अपन देखेंगे। पोरीफेरा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है ये अपन यहाँ पर देखेंगे। तो पोरीफेरा जो है इसका शाब्दिक अर्थ होता है छिद्रधारी। क्या होता है? छिद्रधारी। ठीक है, पोरीफेरा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? छिद्रधारी। तो यहाँ से आप दिमाग लगा सकते हो कि जो संघ है अपना, जो संघ है अपना पोरीफेरा, इसके अंदर जो है जीव आते हैं, इसके अंदर जितने भी जीव होंगे, जिनको बोल सकते हैं अपन सदस्य, जितने भी होंगे इसके अंदर, उनके अंदर छिद्र तो पाए जाएंगे। ये तो कन्फर्म है कि जो पोरीफेरा है इसका शाब्दिक अर्थ ही क्या होता है? छिद्रधारी। पोरी का मतलब तो छिद्र और फेरा फ्री, मतलब धारी, एकदम फ्री। तो इस तरीके से छिद्रधारी इसको अपन बोलेंगे। तो ये अपने पास साफ जो है यहाँ से नाम से निकल के आ रहा है कि जो भी ये जो संघ है पोरीफेरा, इसके अंदर जो भी सदस्य आएंगे वो क्या होंगे? छिद्रधारी होंगे। अब पोरीफेरा के अंदर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट मैं बता दूं कि इसके अंदर 2 प्रकार के छिद्र पाए जाते हैं। ठीक है, एक तो होता है आपके ओस्टियो, क्या होता है? ओस्टिया, और एक होता है ओस्कुलम। ठीक है, एक होता है ओस्टिया और एक होता है ओस्कुलम। ये 2 प्रकार के इसके अंदर जो अपन को छिद्र देखने को मिलते हैं। ठीक है, और ये जो छिद्र होते हैं, ये देखिए, ये जो ओस्टिया होते हैं ये क्या होते हैं? पूरी बॉडी पर। ये क्या होते हैं? बॉडी की जो सरफेस होती है, जैसे कि ये जो है, मान लो आप एग्जाम्पल तौर के कि कोई जीव है और ये पोरीफेरा का कोई सदस्य है, तो इसकी जो पूरी सतह है इस पर क्या होते हैं? छिद्र पाए जाते हैं, जो कि ओस्टिया कहलाते हैं। और एक मुख जो होता है, इसका मुख जो अग्रभाग होता है, मान लो कोई जीव है उसका अग्रभाग है, पोरीफेरा सदस्य है कोई, तो उसका अग्रभाग है, वहां पर जो है ओस्कुलम नामक का छिद्र पाया जाता है, जो कि अग्रभाग बनाता है, उसका अग्रभाग की तरफ रहता है, और इसी को अपन जो है मुख बोल सकते हैं। ठीक है, मुख द्वार बोल सकते हैं। ठीक, अब देखिए अपन अगर देखें तो ये ओस्कुलम मैंने यहाँ पर मुख द्वार कहा और इसको अपन गुदा द्वार भी कहते हैं, क्योंकि कुछ जीव, कुछ सदस्य अपन को जो है पोरीफेरा के देखने को मिलेंगे जिनके अंदर ओस्कुलम जो है गुदा का कार्य जो है यहाँ पर करता है, अर्थात कि वहाँ
कार्य इसका ये होगा कि जो पोषण क्रिया होगी पोरिफेरा जो सदस्य हैं, अब वो देखेंगे कि कौन कौन से सदस्य हैं आगे अभी अपन बेसिक थोड़ा सा देख रहे हैं। पोरिफेरा संघ के अंदर जो सदस्य आते हैं उनके अंदर जो ओस्कुलम होता है वो क्या करता है, जो कोशिकीय पाचन होता है। ये आप पता रखना कि पोरिफेरा जीव जो है पोरिफेरा संघ के सदस्य हैं, इनके अंदर पोषण क्रिया अंतः कोशिकीय होती है, अर्थात प्रत्येक कोशिका के अंदर जो है पाचन क्रिया होती है, पोषण क्रिया होती है। ठीक है, तो अपन देखिए इसकी तरफ बढ़ेंगे। उससे पहले अपन देखें जो पोरिफेरा है इसका नाम सबसे पहले अरस्तु जो है अपने, आपको पता है अरस्तु का नाम आपने खूब सुना है। ठीक है, इतना आपके समझ में आया होगा। तो देखिए इसका जो है अरस्तु ने इसका नाम क्या दिया था, स्पंज दिया था। ठीक है, अब यहाँ पर स्पंज शब्द में लेके आ रहा हूँ आपके पास। इसका मतलब समझ लेना कि पोरिफेरा सदस्य के जो जंतु हैं या फिर जीव हैं वो क्या होते हैं, स्पंजी होते हैं, अर्थात स्पंज होते हैं। और स्पंज नाम इनका किसने दिया था, अरस्तु ने दिया था। ठीक है, पोरिफेरा का स्पंज नाम किन्होंने दिया था, अरस्तु ने दिया था। और रॉबर्ट ग्रांट ने इनका नाम पोरिफेरा दिया था। ठीक है, इनका नाम क्या दिया था, रॉबर्ट ग्रांट ने इनका नाम पोरिफेरा दिया था। ये बेसिक थोड़ा सा आपको पता रखना है कि जो है सबसे पहले फोइलम पोरिफेरा का नाम पोरिफेरा किसने दिया, रॉबर्ट ग्रांट ने दिया था। फिर अपन देखें कि इनको स्पंज भी बोलते हैं अपन, तो स्पंज नाम किसने दिया, अरस्तु ने दिया। और सबसे बड़ी बात जिस तरीके से अपने प्रोटोजोआ में पढ़ी थी कि प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव है, परंतु उसकी जो दैनिक क्रियाएं हैं, जो जैविक क्रियाएं हैं, वो बहुकोशिकीय प्राणियों की तरह देखने को मिली थी। तो उसी प्रकार से ये जो है क्या है, बहुकोशिकीय जीव हैं। क्या है, बहुकोशिकीय जीव हैं। और इनका जो शारीरिक संगठन है वो एक कोशिकीय होता है। अब आप कंफ्यूज होंगे कि सर आपने बताया कि बहुकोशिकीय जीव हैं परंतु इनका शारीरिक संगठन जो है एक कोशिकीय क्यों होता है। तो देखिए इनके जो जैसे कि शरीर इस तरीके से लगभग जो है इनका देखने को मिलेगा, और इनके अंदर जो है एक एक कोशिका जो है रहती है, और प्रत्येक कोशिका के अंदर जो है अंतः श्वसन या फिर अपन बोल सकते हैं अंतः जो है इनमें पाचन क्रिया वगैरह होती है। ठीक है, प्रत्येक कोशिका के अंदर। तो इसलिए मैंने बोला कि एक कोशिकीय जो है जंतु, इनका शारीरिक संगठन एक कोशिकीय होता है, बाकी है क्या, बहुकोशिकीय जीव हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर। ये हो गया पोरिफेरा के बारे में बेसिक डिस्कशन अपन ने कर लिया है। अब अपन देखेंगे, अपन को टारगेट करना है क्लासिफिकेशन, कैरेक्टर्स और लाभदायक और हानिकारक जो महत्व इनके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को लक्षण जो है इसके पढ़ने हैं, जो कि मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। ठीक है, देखिए मेन जो इनके लक्षण हैं, मुख्य लक्षण है, वो तो मैंने यहाँ पे लिखा है 1 से लेकर 7 तक, जो कि पूरे YouTube पे आपको ये 7 जो लक्षण है ये कोई नहीं बताएगा। सब इतना ही पढ़ा के जो है इतना ही पढ़ाते हैं और फिर जो है नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पर बढ़ जाते हैं। परंतु अपन ने कुछ एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि BSc में अगर आप जितना सटीक आंसर एग्जामिनर को दोगे उतने ही नंबर आपके अच्छे मिलने की संभावना होती है। देखिए अब यहाँ पर मैं देखूँ तो देखिए सबसे पहले मैंने लिखा आवास। जैसे अपन ने प्रोटोजोआ में पढ़ा था, आवास, आकार, बॉडी, शारीरिक संगठन, शरीर योजन, सम्मिति, कंकाल जो इनका स्केलेटन है, और फिर इनके जनन स्तर, पोषण, जनन, पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है नहीं, यही तो इनके जो है लक्षण है। और लक्षण क्या होते हैं, इनके शारीरिक लक्षण ही तो अपन को पढ़ने होते हैं। तो देखिए अपने पॉइंट पे आते हैं, तो इनके सबसे पहले आवास कि ये कहाँ पे पाए जाते हैं। तो देखिए ये जो जंतु हैं, जो पोरिफेरा संघ के सदस्य हैं, ये क्या होते हैं, समुद्री जल में, गहराई में, चट्टानों पर या फिर किसी
अन्य माध्यम से क्या होते हैं, चिपके हुए होते हैं। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से आपको जो है सुनना है, क्लास में ही आपको जो है इनको याद करना है। ठीक है, और थोड़ा बहुत आपको जो है मैं इनकी PDF दूंगा, उसको पढ़ लेना है, बिल्कुल क्लियर आपका यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैंने लिखा है यहाँ पर लवणीय जल। तो देखो समुद्री जल मैं लिखूँ तो समुद्री जल आपको पता होता है कि वो लवणीय ही होता है। समुद्र का जल जो होता है पीने योग्य नहीं होता है, वो क्या होता है, लवणीय ही होता है। तो देखिए लवणीय जल अर्थात समुद्री जल के अंदर मैंने बोला कि ये किसी माध्यम से जो हैं क्या होते हैं, चिपके होते हैं। क्या होते हैं, चिपके होते हैं, किसी माध्यम से क्या होते हैं, चिपके होते हैं। परंतु इनके अंदर अपवाद पाया जाता है एक, वो है स्पोंजिला, जो कि शुद्ध जल में पाया जाता है। क्या, स्पोंजिला, जो कि शुद्ध जल के अंदर पाया जाता है। बाकी संघ पोरिफेरा के अन्य सदस्य कहाँ पे पाए जाते हैं, लवणीय जल या फिर समुद्री जल में पाए जाते हैं। और समुद्री जल में भी पोरिफेरा के जो सदस्य होते हैं वो गहराई में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं, गहराई के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए ये हो गया इनका आवास। नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ पर आकार के बारे में, तो आकार इनका क्या होता है, फूलदान होता है, बेलनाकार होता है और गद्दीनुमा होता है। देखो यहाँ पर जो हमारे महान वैज्ञानिक थे अरस्तु, उन्होंने इनका नाम दिया स्पंज। क्या दिया, स्पंज। तो वो स्पंज नाम क्यों दिया, अब स्पंजी चीज़ आपने देखी होगी, जैसे कि ब्रेड, आपको मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता दूं तो उसके अंदर जो है क्या होता है कि स्पंज होता है कि वो कुछ इस तरीके से जो है देखने को अपन को मिलती है। ठीक है, अब वो बेलनाकार होता है और फूलदान होता है, कुछ इस तरीका से इनका जो है आकार होता है। नेक्स्ट अपन बात करें जो फोइलम पोरिफेरा है, इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण है इनका शारीरिक संगठन। जो इनकी बॉडी होती है उसका संगठन किस तरीके का होता है, ये अपन को यहाँ पर देखना है। तो देखिए मैंने वहाँ पे भी बोला था कि ये बहुकोशिकीय जीव होते हैं। क्या होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। परंतु यहाँ पर इनमें जो शारीरिक संगठन होता है वो कोशिकीय होता है। ठीक है, क्या होता है, कोशिकीय होता है। अब प्रोटोजोआ का फिर से मैं बोलूँ कि प्रोटोजोआ के सदस्य एक कोशिकीय थे, परंतु उनकी जो जैविक क्रियाएं थी वो क्या थी, बहुकोशिकीय प्राणियों के समान थी। ठीक है, यहाँ पर पोरिफेरा संघ के सदस्यों का शारीरिक संगठन आपको एक लाइन में याद रखना है कि बहुकोशिकीय जीव होते हैं, परंतु इनका जो शारीरिक संगठन है वो कोशिकीय होता है। अब एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन कैसे बनाता है कि अगर मैंने आपसे पहले भी बोला था कि 9 नंबर जो है फर्स्ट क्वेश्चन के 9 नंबर आपको मिलेंगे, वो कैसे मिलेंगे, वहाँ पे वो ऑब्जेक्टिव टाइप आपसे पूछ लेता है। अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपसे पूछता है तो उसके अंदर अपन को जो है कुछ इस तरीके से क्वेश्चनों को क्लियर करके रखना है कि शारीरिक संगठन जो है पोरिफेरा में किस तरीके का पाया जाता है, कोशिकीय शारीरिक संगठन पाया जाता है। वहाँ पर बहुकोशिकीय नहीं करना, वहाँ पर क्या करना है, कोशिकीय शारीरिक संगठन पाया जाता है। और अपन को जो है थ्योरिकल जो है एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ ले तो अपन को पूरा ये लिखना है। नेक्स्ट है इनका शरीर योजन, मैंने लिखा है सेल एग्रीगेट। अब ये सेल एग्रीगेट क्या होता है ये आपको समझना है यहाँ पर। ठीक है, मैंने लिखा है सेल एग्रीगेट। और दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि मैं जो है टारगेट करके चल रहा हूँ हिंदी मीडियम को, क्योंकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को जो है पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है जूलॉजी को। इस वजह से अपन जो है जहाँ तक हो सके हिंदी में ही सब कुछ क्लियर करेंगे। ठीक, देखिए सेल सेल एग्रीगेट, इसका मतलब होता है कि जो पोरिफेरा संघ के सदस्य हैं इनमें जो कोशिकाएं हैं वो क्या होती है, प्रत्येक कोशिका पाचन की क्रिया करती है, प्रत्येक कोशिका श्वसन की क्रिया करती है। क्योंकि इनमें स्पष्ट तौर पर जो है पाचन तंत्र नहीं पाया जाता है, ना ही इनमें जो है स्पष्ट तौर पर श्वसन तंत्र पाया जाता है, ना ही ये इनमें रेस्पिरेशन की क्रिया जो है कंप्लीटली होती है। ओनली फॉर इनका जो है अभाव अपन को देखने को
मिलता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा सेल एग्रीगेट, इसका मतलब होता है कि प्रत्येक कोशिका जो है इनमें पाचन की क्रिया करती है और श्वसन रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसको अपन बोलते हैं उसकी क्रिया यहाँ पर करती है। दूसरे अपन इनके बारे में सममिति की बारे में बात करें कि इनके शरीर को कैसे काटा जा सकता है। तो देखो आपको बताऊं कि जैसे कि अपना ह्यूमन है और अपने शरीर को अपन 2 समान भागों में यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं, बांट सकते हैं, अर्थात काट सकते हैं। लेकिन जो फोइलम पोरीफेरा है इसके सदस्य हैं उनको अपन ना तो 2 समान भागों में बांट सकते हैं ना काट सकते हैं, अर्थात इनमें जो सममिति होती है ना ही द्विपार्श्वीय होगी ना ही अरीय होगी। लेकिन ध्यान देने की यहाँ पर बात है, मैंने लिखा है असममिति, अर्थात कि इनको काटा नहीं जा सकता है समान भागों में, असममिति होते हैं। लेकिन अपवाद यहाँ पर एक देखने को मिलेगा आपको, ल्यूकोसोलेनिया। ल्यूकोसोलेनिया जो जंतु है पोरीफेरा का, उसके अंदर अरीय सममिति यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, ये क्लियर आपको रखना है ध्यान, क्या पाई जाती है, अरीय सममिति पाई जाती है। बाकी जितने भी सदस्य अपन को पोरीफेरा में देखने को मिलेंगे वो क्या होते हैं, असममिति होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूं स्केलेटन सिस्टम यानी कंकाल तंत्र के बारे में। तो कंकाल तंत्र इनका जो है बना हुआ होता है सिलिकॉन से। आपने देखा होगा कि सिलिका की परत जो है इनके अंदर पाई जाती है। आपको क्या करना है कि गूगल पे जाना है और वहाँ से इनका जो है संघ पोरीफेरा के कुछ डायग्राम जो है आपको 3D मॉडल में देखने हैं। उससे क्या होता है कि आपको एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा इनके जो है मेन कैरेक्टर्स जो है अपन देख रहे हैं, ये आपको वहाँ से अगर देखोगे तो क्लियरली समझ में आ जाएगा। देखिए स्केलेटन सिस्टम अर्थात इनका जो है कंकाल जो आंतरिक प्रकार का होता है। ठीक है, आंतरिक कंकाल होता है। जैसे अपन ह्यूमन बॉडी की मैं बात करूं तो अपना जो है आंतरिक कंकाल जो है अपनी हड्डियां होती है और बाह्य कंकाल अपने जो है त्वचा बाह्य कंकाल का निर्माण करती है। ठीक है, अब हड्डियां मैंने आपको पहले भी नाम बोल के एक एक का बताया था। थोड़ा सा बेसिक जो है ह्यूमन के बारे में अपन को पता होना चाहिए। जैसे कि मैं बताऊं कि ये जो है मैं पूरे शरीर की हड्डियों का नाम आपको यहाँ पर बताऊं। स्टर्नम जो अपने यहाँ से यहाँ तक हो जाता है, इसके बाद में फसलियाँ हो जाती है और जो पीछे आपको दिखता है जो रीढ़ की हड्डी होती है उसको अपन वर्टिब्रा या फिर कशेरुक दंड बोल सकते हैं। और कशेरुक दंड के अंदर ही स्पाइनल कोड पाई जाती है। ध्यान रखना, कशेरुक दंड के अंदर स्पाइनल कोड पाई जाती है, जो कि जूलॉजी में आपको पढ़ना है आगे। ध्यान रखना, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा सेल डिवीजन या फिर कोशिका के बारे में तो वहाँ पर मैं पूरे शरीर के बारे में बात करूँगा, पूरे जो है बॉडी सिस्टम के बारे में बात करूँगा, तो वहाँ पर देखेंगे। बाकी जैसे अपने पशुओं के अंदर अपन हाथ को अग्रपाद बोल सकते हैं, जैसे फोर लिम्ब और फाइंड लिम्ब बोलते हैं। बाकी अपने हाथ हैं, इनके अंदर हड्डियां का आपको पता होना चाहिए, तो ये है स्केपुला। इसके बाद में ह्यूमरस और रेडियस अल्ना, और फिर यहाँ से जो है अपने कार्पल्स और मेटाकार्पल्स स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से ही पैर के होती हैं। और है क्या, दूसरी बात मैं आपको बताऊं, अपने शरीर में 3 कैविटी पाई जाती हैं। एक है थोरेसिक कैविटी जिसके अंदर अपना हार्ट और अपने लंग्स जो हैं स्थित होते हैं, इसको बोलते हैं थोरेसिक कैविटी। ठीक है, और ये है एब्डोमिनल कैविटी जो कि अपना जो है पेट, उदरीय गुहा, इसको हिंदी में अपन बोल सकते हैं। और एक होता है पेल्विक कैविटी जो कि मैं आपको बात बताऊं, जैसे कि गाय ले लो या फिर महिलाओं में पाई जाती है पेल्विक कैविटी, जिसमें जो भ्रूण का निर्माण होता है, जो गर्भाशय होता है, वो पेल्विक कैविटी में स्थित होता है। ध्यान रखना, ये बेसिक मैं आपको थोड़ा सा अलग बता रहा हूँ। बाकी नेक्स्ट अपने टॉपिक पे आते हैं। पोरीफेरा जो है, इसमें अपन ने कंकाल तंत्र के बारे में बात की। आंतरिक कंकाल इसमें पाया जाता है, सिलिका का बना हुआ होता है और कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है और स्पॉन्जिन तंतु का बना हुआ होता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट अपन को संघ पोरीफेरा में स्केलेटन सिस्टम पढ़ना है, और ये पढ़ेंगे अपन वर्गीकरण में। क्या में पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे कि जो ये सिलिका है ये किस तरीके से जो है इसका कंकाल का निर्माण कर रहा है। कैल्शियम कार्बोनेट है, ये कौन कौन से सदस्यों में ये कवच पाया जाता है, किस में ये पाया जाता है, ये अपन क्लासिफिकेशन में देखेंगे। ठीक है, बाकी मैंने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट मेन कैरेक्टर्स यहाँ पर लिखे, उनमें भी अपन देखेंगे।
नेक्स्ट मैं बात करूं जनन स्तर, जो इनके जनन का स्तर है वो कैसा पाया जाता है, डिप्लोब्लास्टिक, यानी कि 2 जनन स्तर अपन को इसके अंदर देखने को मिलते हैं। अब वो जो 2 जनन स्तर हैं वो एक्टोडर्म और एंडोडर्म भी हो सकता है, या फिर एक्टोडर्म या फिर मिसोडर्म भी हो सकता है। अर्थात एक्टोडर्म तो रहेगा, बाकी एंडोडर्म और मिसोडर्म से एक कोई सा भी हो सकता है, फिक्स नहीं है। तो इनके अंदर 2 जनन स्तर पाए जाते हैं जिसे डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। ठीक है, इसको और अपन अच्छे से देखेंगे। जो इनके एक्टोडर्म और एंडोडर्म होते हैं उनके बीच में एक कोशिका पाई जाती है जिसे कोएनोसाइट सेल्स या फिर कोशिका कहते हैं। और इस कोशिका का कार्य क्या होता है अपन ये भी जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उससे पहले देखें पोषण जो है इनमें कैसा पाया जाता है। तो इनके अंदर जो पोषण है वो कैसा पाया जाता है, अंतःकोशिकी श्वसन अंगों तथा उत्सर्जी अभाव और सतह, ये मैंने लिखा है। इसका मतलब है कि पोषण इनमें क्या होता है, अंतःकोशिकी होता है। क्या होता है, अंतःकोशिकी होता है। श्वसन अंगों का क्या होता है, इसमें अभाव होता है, तथा जो उत्सर्जित अंग होते हैं उनका इसके अंदर क्या होता है, अभाव होता है। और अगर अभाव होता है, ये अंग नहीं पाए जाते, तो ये काम होता क्या है, होता कैसे है। देखो अपने शरीर का जो सिस्टम है उसमें श्वसन तंत्र पूर्ण विकसित है, जिसको अपन बोल सकते हैं रेस्पायरेटरी रेस्ट। बाकी रेस्पायरेटरी सिस्टम इनके अंदर अनुपस्थित होता है, और उत्सर्जी अंग जो है इनके अंदर देखने को मिलता है। किस तरीके से, अभाव जो है अपन को देखने को मिलता है, कि महसूस होता है कि इनके अंदर उत्सर्जन तंत्र पाया जाता है। ठीक है, और अपनी बॉडी के अंदर सब कुछ एक सुव्यवस्थित और परिपक्व तरीके से पाए जाते हैं। इस वजह से अपने शरीर में सारी दैनिक क्रियाएं या फिर सारी जैविक क्रियाएं होती हैं। अब इनके अंदर आप कहोगे कि सर जब श्वसन तंत्र नहीं है, उत्सर्जन तंत्र नहीं है, तो फिर ये जो पोषण करते हैं वो अंदर और बाहर किस तरीके से आदान प्रदान होता है। तो वो कैसे होता है, वो सतह के द्वारा होता है। अब सतह पर कैसे होता है, मैंने यहाँ पर लिखा था थोड़ी देर पहले कि इसके अंदर 2 छिद्र पाए जाते हैं। वो छिद्र हैं ओस्टिया और फिर ओस्कुलम। ओस्टिया जो है ये पूरी बॉडी पर या पूरी शरीर की सतह पर पाए जाते हैं, जिनमें क्या होता है, जल स्पंज की गुहाओं में प्रवेश करता है। क्या होता है, ओस्टिया के द्वारा जो संघ पोरिफेरा के सदस्य उसमें ओस्टिया जो छिद्र होते हैं, जिनको बॉडी सतह पर छिद्र होते हैं, उनको ओस्टिया कहते हैं। और ये जो ओस्टिया है इनके द्वारा जल क्या होता है, आंतरिक गुहाओं में जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आस्कुलम जो है इनकी गुदा का जो है कार्य करता है, जो कि अग्रभाग में स्थित होता है। तो इसके अंदर जो है क्या होता है कि ये उत्सर्जन का कार्य कहीं ना कहीं करते हैं। तो नाल तंत्र प्रणाली आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट मैं बात करूँ जनन, तो अपन ने प्रोटोजोआ में देखा था जनन, उनमें अलैंगिक भी जनन पाया जा रहा था, लैंगिक भी पाया जा रहा था, और कायिक जनन भी वहाँ पर अपन को देखने को मिला था। परंतु यहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ लैंगिक और अलैंगिक जनन होगा। लैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होगा। ठीक है, लैंगिक जनन कैसा होगा, मुकुलन द्वारा होगा। सॉरी, अलैंगिक जनन कैसा होगा, मुकुलन द्वारा होगा। अब मुकुलन द्वारा कैसे होता है ये अपन देखेंगे। तो देखो मैंने यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम आपके लिए बनाया था, ये यहाँ पर रहा। ये देखिए, यहाँ से मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूँ क्योंकि ये अपन ने समझ लिया है। ठीक है, एक डायग्राम मैं आपको यहाँ पर बनाऊं तो इस तरीके से कुछ जो है इसके सदस्य अपन को पाए जाते हैं, इस तरीके से होते हैं। और इनकी सतह पर कुछ इस तरीके से जो है रोम भी अपन को देखने को मिलेंगे। ठीक, और ये अगर आप छिद्र मानो तो छिद्र मान सकते हो, जिनको अपन ओस्टिया नाम दे सकते हैं। क्या, ओस्टिया नाम दे सकते हैं। और जो ये अग्रभाग मानूं मैं, तो यहाँ पर एक
छिद्र मान लो, जिसको ओस्कुलम बोल सकते हैं अपन, ठीक है। तो इनमें मुकुलन कैसे होता है कि जैसे कि ये जो क्रिया है ये इस तरीके से यहाँ से टूट जाएगा, ठीक है। जैसे नेक्स्ट स्टेज इसकी क्या होगी, उसके अंदर कुछ इस तरीके से अपन को देखने को मिलेगा, ये थोड़ा कम हो जाएगा, और जो नेक्स्ट होगा उसके अंदर ये एक अलग पौधा होगा और ये भी एक अलग जो है जीव होगा, जीव होगा, पोरीफेरा संघ का सदस्य होगा। तो इस तरीके से मुकुलन द्वारा जो है यहाँ पर जनन होता है। और दूसरा मैं बताऊं, विखंडन द्वारा भी होता है। जैसे कि किसी जीव को इसमें काट दें अपन, विखंडन कर दें उसका, तो उससे एक नए जीव पाए जाते हैं। और ये एक क्रिया होती है जिसमें क्या होता है कि पुनरुद्भवन अपन बोल सकते हैं, ठीक है। इसको क्या बोल सकते हैं, पुनरुद्भवन की क्रिया बोल सकते हैं। अब पुनरुद्भवन क्या होता है, जैसे कि मान लो अपनी यहाँ से अंगुली कट जाए, अब अपनी अंगुली मान लो यहाँ से काट दी जाए, फिर ये क्या होता है कि वापस पूरी अंगुली नहीं बनेगी। तो इसका मतलब है कि अपने शरीर में पुनरुद्भवन की क्षमता नहीं पाई जाती है, लेकिन ह्यूमन बॉडी के अंदर जो लीवर होता है, क्या होता है, लीवर होता है, उसके अंदर पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है, ध्यान रखना। बाकी अपने शरीर में अगर मैं इस हाथ को यहाँ से काट दूँ तो वापस से ऐसा कैसा नहीं होगा, लेकिन पेड़ पौधों में पाया जाता है। पेड़ पौधों को अपन जैसे पेड़ को काट दिया तो वो दोबारा से फूट के जो है वापस विकसित हो जाता है। तो इसी तरीके से जो है इनके अंदर भी अगर अपन विखंडन कर दें तो पुनरुद्भवन से वो अपना शारीरिक संगठन दोबारा से बना लेता है। तो एक बात क्लियर है कि इनके अंदर क्या होता है, पुनरुद्भवन की क्षमता जो है देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट जो है बात करें लैंगिक जनन किस प्रकार का होता है इनमें, तो लैंगिक जनन युग्मक द्वारा होता है। अब भाई देखो लैंगिक जनन हो रहा है तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया तो होगी भाई, फर्टिलाइजेशन की क्रिया बिना तो लैंगिक जनन हो ही नहीं सकता। युग्मक तो बनेंगे, युग्मक बनेंगे, वो युग्मक मिलेंगे, तब जाके यहाँ पर फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी। और यहाँ पर एक बात भी फिर स्पष्ट है कि मादा भी होगी और नर भी होगा, नर युग्मक भी आएगा, मादा युग्मक भी आएगा, और फिर जाके इनमें फर्टिलाइजेशन अर्थात निषेचन की क्रिया होगी। और निषेचन कैसा होता है, आंतरिक होता है। तो यहाँ पर जो मैंने नर और मादा नाम लिया था इनका कोई मतलब ही यहाँ पर नहीं रह गया, क्योंकि आंतरिक निषेचन यहाँ पर देखने को अपन को मिलता है, ठीक है। पुनरुद्भवन यस प्रेजेंट होती है, इनके अंदर पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। तो इस तरीके से ये कुछ मेन कैरेक्टर्स अपने 11 देखे। अब कुछ इम्पोर्टेंट जो कि एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखो कैल्कोब्लास्ट जो होता है इसका काम होता है कंकाल निर्माण का, और ये कौन सा कंकाल बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल बनाता है। कैल्कोब्लास्ट जो होता है ये टर्म होती है कंकाल निर्माण बनाती है कैल्शियम कार्बोनेट की पोरीफेरा के अंदर। ओनली फॉर पोरीफेरा के अंदर ये लक्षण अपन को देखने को मिलेंगे, ये 7। इनके अलावा पोरीफेरा जो है इन लक्षणों के अलावा पोरीफेरा में ही मिलेंगे, बाकी अदर किसी भी संघ में ये देखने को अपन को नहीं मिलेगा। बाकी ये देखने को मिल सकते हैं अपन को कि देखो प्रोटोजोआ के सदस्य भी लवणीय जल में पाए जाते थे, समुद्री जल में पाए जाते थे, तो ये तो कॉमन सी बातें हैं, लेकिन ये कॉमन नहीं रहेगा किसी भी हालत में। कैल्कोब्लास्ट जो है कंकाल निर्माण बनाता है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बनाता है पोरीफेरा के अंदर। सिलिकोब्लास्ट जो होता है ये सिलिका का कवच बनाता है, कंकाल का निर्माण करता है, सिलिका SiO2। तीसरा है स्पोंजियोब्लास्ट, ये स्पोंजिन तंतु बनाते हैं जो कि वही कंकाल का कार्य करते हैं। अब ध्यान रखना कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिकन और स्पोंजिन तंतु ये तीनों क्या है, कंकाल तंत्र के भाग हैं, अर्थात कंकाल निर्माण जो होता है इनसे ही होता है। कंकाल किसका बना हुआ होता है, पोरीफेरा संघ के सदस्यों में कैल्शियम कार्बोनेट का, सिलिकन का और स्पोंजिन तंतु का बना हुआ होता है। नेक्स्ट है फैगोसाइट। फैगोसाइट टर्म ही देखो भोजन के निगलने के ऊपर है, तो यहाँ पर है भोजन का भक्षण जो कि फैगोसाइट आपको बता रखा है। नेक्स्ट है ओर्क्योसाइट जो कि युग्मक निर्माण के लिए। अब युग्मक निर्माण होगा तो लैंगिक जनन होगा, अब लैंगिक जनन हो रहा है तो ओर्क्योसाइट की अवस्था भी यहाँ पर जो है पाई जाएगी। नेक्स्ट है मायोसाइट जो कि संकुचन के लिए। अब देखो संकुचन तो इनमें होता है,
और गति भी कहीं ना कहीं संकोचन के द्वारा करते हैं। और मैंने बताया कि ये चट्टानों से चिपके हुए होते हैं, जैसे समुद्र में नीचे चट्टान है वहाँ पर चिपके हुए होते हैं, या फिर किसी माध्यम से जो ये चिपके हुए होते हैं। नेक्स्ट देखो क्रोमोसाइट जो कि वर्णक। अब देखो इनमें कलरफुल होते हैं, पोरिफेरा संघ के सदस्य होते हैं। ये क्या होते हैं? कलरफुल होते हैं, अर्थात इनमें कलर पाया जाता है, जो कि इस वजह से इनमें क्रोमोसाइट वर्णक उपस्थित होते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट है कोएनोसाइट सेल्स। तो ये जो सेल्स होती है ये कहाँ पर पाई जाती है, ये अपन को देखना है। तो देखिए कुछ इस तरीके से, देखो मैं साफ करके यहीं पे बता देता हूँ। देखो मैंने इसमें 2 लेयर की बात की थी, एक लेयर ये और एक लेयर ये। इसको मान लो एक्टोडर्म और इसको मान लो एंडोडर्म। ठीक है। अब जो है ये जो सतह होती है और ये जो सतह होती है, इसके बीच में जो है ये सेल्स पाई जाती है, कोएनोसाइट सेल्स। कौन सी? कोएनोसाइट कोशिका। ठीक है। कोएनोसाइट कोशिका पाई जाती है और इसका काम होता है यहाँ से क्या करना? कल्कोब्लास्ट स्रावित करना, जो कि काम आएगी कंकाल निर्माण में। क्या आएगी? कंकाल निर्माण में काम आएगी। ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है स्थित होती है, जो कि अपन ने समझने के लिए है। बाकी ये जो है अपने जो है मेन लक्षण, मुख्य लक्षण जो है पोरिफेरा के हैं, वो मैंने आपको आज बताए हैं। बाकी अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर इसका बात करेंगे वर्गीकरण और इसके लाभदायक और हानिकारक महत्वों के बारे में। ठीक है। वर्गीकरण, लाभदायक और इसके हानिकारक जो महत्व हैं उनके बारे में नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। 2 क्लास के अंदर जो है पोरिफेरा कंप्लीट हो जाएगा। पहली क्लास आज की और सेकंड क्लास में वर्गीकरण, फर्टिलाइजेशन, सॉरी ये क्लासिफिकेशन और इसके बेनिफिट्स और इसके लॉस जो हानि है, ये अपन जो है अपन देख लेंगे। ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। और देखिए एक बात मैं आपको बताऊं कि ऐप पर आपकी क्लासेज रेगुलर हो रही हैं, तो आप यहाँ पर रेगुलर क्लास लो। देखो थोड़ा सा जो है 1-2 दिन का जो है गैप पड़ सकता है बीच में, उसका एक रीज़न है, वो आपके लिए मैं कुछ जो है न्यू अपडेट लेके आने वाला हूँ, जो कि आपके लिए काफ़ी जो है बेनिफिट रहेगा उससे। ठीक। तो कोर्स अपन कंप्लीट करवा देंगे, दिक्कत लेने की बात नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।